सो हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी लेक्चर्स। सो पॉलिटी में जो आज हम चैप्टर करेंगे वो है यूनियन इट्स टेरिटरी। अभी तक हमने पॉलिटी में हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर 1947 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कैसे काम किया है उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। देन हमने प्रीएम्बल कवर कर चुके हैं, जो हमारा इनिशियल टेक्स्ट है, इनिशियल पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारे पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने किताब क्या है उसको समझ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है ये बात हमें समझ में आती है। प्रीएम्बल जो पहला प्रीफेस है, जो समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम करते हैं मेन टेक्स्ट, जो आर्टिकल के फॉर्म में दे रखा है, जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें बताई गई है, उसको शुरू करते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा पार्ट 1। पार्ट क्या क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी तक मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पार्ट की नॉलेज है, व्हाट इज पार्ट। तो हम पार्ट 1 का जिक्र कर रहे हैं और पार्ट 1 में वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल नंबर 1 to 4। पहले जो शुरू के आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 4, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सो पार्ट 1 to 4 में बेसिकली क्या है, पार्ट 1 to 4 में हमें बताया गया है कि हमारा भारत देश कैसे बना, जो हमारे भारत देश का एक नक्शा जो बना है, वो नक्शा कैसे फ्रेम हुआ है। इतना स्लोप इतना पॉइंटेड नहीं है, थोड़ा सा कर्विश है, बट ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऊपर नीचे 19-20 है। एनीवेज, तो पार्ट 1 क्या बताता है? पार्ट 1 आपको ये बताता है कि ये भारत देश का जो नक्शा है, ये नक्शा किस तरीके से बना है, किस तरीके से जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो आके अमलगमेट होके एक भारत यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया है। यूनियन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है, तो किस तरीके से हुआ है, साथ ही साथ किस टाइप का सिस्टम है, किस टाइप की पॉलिटी है हमारे भारत देश में, क्या नाम है हमारे भारत देश का, नाम इंडिया ही क्यों पड़ा, भारत क्यों नहीं पड़ा। तो ये सब हमारे को बताता है आर्टिकल नंबर 1 to 4। क्लियर है बात? इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आर्टिकल 1 to 4 या यूनियन की जब भी मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाती है इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज पार्लियामेंट। ये जितनी भी पावर्स आर्टिकल 1 to 4 में दी है, या जितनी भी बातें दी गई है, आर मेनली इन रिलेशन विद दी पार्लियामेंट। मेन काम इसका किसके साथ है? पार्लियामेंट के साथ है। आपको ये आगे देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। क्लियर है बात? सो यूनियन इट्स टेरिटरी। अब इसमें मैंने जैसा आपको अभी बता ही चुका हूं कि इसमें क्या आएगा, इट इज डीलिंग विद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे भारत देश का जो संविधान है, उसका जो पार्ट 1 है, दैट इज यूनियन इन इट्स टेरिटरी। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं, वो आते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल नंबर 1 to आर्टिकल नंबर 4। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ यूनियन इट्स टेरिटरी। अब इसमें ओवरव्यू अगर हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम कैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बने, कैसे हमारा अमलगमेशन हुआ, कैसे हमारा संगम हुआ, जो भारत देश वो आज़ाद करके गए थे, और जो आज भारत देश है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है। क्योंकि जब वो ब्रिटिशर्स आज़ाद करके गए थे, तो हमारा जो भारत था, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ स्टेट, ABCD। ये आगे चल के डिटेल में मैं आपको बताता रहूंगा कैसे हुआ, बट अभी के लिए क्या है कॉन्टेक्स्ट कि ABCD कैटेगरीज थी जिसमें हमने स्टेट का विभाजन किया था। इसमें से कुछ ऐसी थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, तो उनको हमने एक पर्टिकुलर स्टेट में डाल दिया। जो राजे रजवाड़े थे उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया। जो यूनियन टेरिटरी थी वो D कैटेगरी थी, उसमें हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक यूनियन टेरिटरी को डाल दिया। जो कि पहली यूनियन टेरिटरी थी वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये थी। क्लियर है? साथ ही साथ सी में कमिश्नरेट स्टेट्स थी, वो डाल दी हमने। क्या है ये, जब हम इसका रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो जो भी स्टेट है आज की तारीख, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जो हमारे नक्शे में है, हमारे भारत देश के मैप में है, वो उस टाइम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D स्टेट्स हुआ करती थी, और उसके अंदर जो स्टेट्स आती थी वो एक पर्टिकुलर तरीके से बांटी गई थी, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बनी कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? फिर पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज दी स्टेट। अब हमारे भारत देश का जो भी नक्शा है, इसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने का काम किसका है?
इट इज विद दी पार्लियामेंट। तो हम पार्लियामेंट को कौन पावर देता है, कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो दूसरी स्टेट्स का नक्शा बदल सकती हैं, नक्शे स्टेट के टेरिटरीज में फर्क कर सकती हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे कि जो शुरू हुए थे उससे लेके अभी तक हम कैसे हुए, कैसे कैसे नई नई यूनियन टेरिटरीज डेवलप हुई, कैसे कैसे नई नई स्टेट्स डेवलप हुई, ऐसी कौन सी स्टेट्स थी जो हम भारत देश से जुड़ना नहीं चाहती थी वो बाद में जाके जुड़ी, फिर लैंग्वेज के बेस पे हमने कैसे विभाजन किया। ये सारी चीजें हम आने वाले एक आध लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज हम डील करेंगे आर्टिकल नंबर 1 to 4 से। आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक। चलिए, तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 क्लॉज 1। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता है आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके भारत देश के बारे में। एक तो नेम ऑफ द कंट्री, सबसे पहला क्या बताता है, भारत का नाम क्या है, और दूसरा बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी। क्या बताता है? टाइप ऑफ पॉलिटी, किस टाइप की पॉलिटी है या किस टाइप का हमारे यहां पे गवर्नेंस रहेगा। तो क्या बोल रखा है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट शल बी, एज हटा दे आप इधर से, क्या कर दें, शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, हमारा जो नाम दे रखा है वो दे रखा है इंडिया दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा नाम दे रखा है उसका क्या, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है इंडिया दैट इज भारत। ना इंडिया दे रखा है ना भारत दे रखा है, इंडिविजुअली हमारा नाम नहीं दे रखा, हमें दोनों नाम को कंबाइन करके दिया हुआ है। हमारे अगर देश का नाम कोई पूछेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो इट इज इंडिया दैट इज भारत। अब आप बोलोगे सर ये किस तरीके से नाम करा, ये कौन सा नाम होता है? आज हमारा नाम तो ऐसा नहीं है, या किसी भी देश का नाम ऐसा नहीं होता जनरली, तो हमारा ऐसा क्यों नाम रखा है कि इंडिया दैट इज भारत? तो इसके पीछे कारण है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो आपको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की अनुमति दी थी और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया था, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था। तो उसमें क्या है, अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग थे, नाना प्रकार के लोग थे, अलग अलग एरिया से आ रहे थे। डाइवर्स कंट्री हमारी थी, डाइवर्स प्रोविंसेस थे, कहीं से कोई ब्रिटिश प्रोविंसेस से था, कोई प्रिंसली स्टेट से था। तो सबके अपने अपने विचार थे, सबके अपने अपनी थॉट प्रोसेस था सबका। तो कुछ लोग चाहते थे कि हम भारत, जो हमारे प्राचीन काल से हमारे को जो जाना गया है, हमारे एरिया को भारत जाना गया है, हालांकि उस वक्त ये मैप नहीं था, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं था जो आज की तारीख में स्ट्रक्चर है, बट हमारे को जो भी एरिया अगर हमारे को डिनोट किया जाता था तो हम वी वर डिनोटेड एज भारत। हमारा जो एरिया कहलाता था वो क्या कहलाता था, भारत था। अलग अलग जो भी राजे रजवाड़े, जो बड़े राजे रजवाड़े थे, जब वो मास कंट्रोल करते थे तो उस एरिया को जो बोला जाता था, क्या बोला जाता था, भारत बोला जाता था। तो मतलब शुरुआत से, पुराने टाइम से जो हमारा नाम है वो क्या है, वो है भारत। तो भारत नाम है, तो कई लोग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंजर्वेटिव सोच के थे, या जो ऐसे विचार के थे कि भैया हमारे जो सालों से, वंशों से, पुश्तों से चलता हुआ आ रहा है, हमें उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर ट्रेडिशंस, ऐसी वाली जिनके पास फीलिंग होती है, तो उनको जो बदलाव में विश्वास नहीं रखते हैं ज्यादा, बट ऑर्थोडॉक्स होकर जीना चाहते हैं, तो वो चाहते थे कि भैया भारत नाम से ही कंटिन्यू किया जाए क्योंकि इट इज अ गुड नेम। लेकिन वहीं पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो काफी सारे पढ़े लिखे लिबरल लोग, काफी सारे एडवांस लोग जो अंग्रेजी पढ़ाई करके आए हैं या अंग्रेजी पढ़ाई करी है जिन्होंने, वो चाह रहे थे कि भैया अब हम कुछ नया नाम रखें, क्योंकि काफी सारी कुनीतियां हमारे भारत प्रदेश में थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे भारत देश में थी जो कि सही नहीं थी। अगर हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या एम्पैथी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो सही नहीं थी। जैसे हमारे पुराने टाइम में सती प्रथा या डाउरी सिस्टम, ऐसी बहुत सारी चीजें चलती थी जो पुरानी हमारी कुनीतियां थी। और हमारे जो ये लिबरल लोग या जो आगे के ऑर्थोडॉक्स ना होकर डायनामिक लोग थे, जो आगे के बारे में सोच रहे थे, लिबरल लोग थे, वो क्या बोल रहे थे कि यार हम नहीं, हम अगर हम भारत नाम रखेंगे तो हम इन चीजों के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे जो हमारे सालों से चलती आई है, जो जात पात धर्म ये सब भेदभाव है, ये सब चलते रहेंगे। वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू इंडिया, हम नए इंडिया की ओर अग्रसर हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बोला था कि भैया हमें नए इंडिया की तरफ अग्रसर होना है, एक नया देश बनाना है जिसमें हम पुरानी जितनी भी हमारी गंदगियां हैं या जो हमारी कुनीतियां हैं उनका त्याग करेंगे और हम एक आगे की ओर बढ़ेंगे, एक डेवलपिंग नेशन बनेंगे, एक इवॉल्विंग नेशन बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उन लोगों ने बोला दैट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड कि भैया इस एरिया का नाम, इस टेरिटरी का नाम वी शुड कीप इट एज इंडिया। बट क्योंकि यूनानिमसली नहीं हो पाया, दोनों पार्टियां स्ट्रांग थी, ऐसे वाले लोग भी थे, आज भी आप देखेंगे कंजर्वेटिव लोग भी हमारे भारत देश में, तो कई लोग लिबरल लोग भी हमारे भारत देश में, ठीक है।
तो ये दोनों की बात रखने के लिए, क्योंकि ये तो पहला आर्टिकल था, पहले आर्टिकल में अगर लड़ मरोगे तो कैसे इतने सारे आर्टिकल बनाओगे, तो इतने सारे आर्टिकल कर नहीं पाओगे, इतनी बड़ी किताब आप लिख ही नहीं पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्या राय मानी गई कि चलो आप दोनों को किसी का भी दिल ना दुखे, तो हम नाम क्या रख देते हैं, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया भी आ गया, जिसकी फ्यूचरिस्टिक सोच है, जो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उसको इंडिया पसंद आए तो इंडिया रख लो, और दैट इज भारत। लेकिन इवेंचुअली हमारा ट्रेडिशन, हमारे कल्चर हमारे साथ रहेंगे, तो ये क्या है, हमारा भारत नाम भी साथ साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 में जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है, वो क्या बताता है, नेम ऑफ द कंट्री। तो हमारे भारत देश का नाम आज से आपसे कोई भी पूछे कि भैया विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, तो यू बिलोंग टू इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है। फिर दूसरा हमारे को बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी, कि किस तरीके का हमारा देश है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नेंस का। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप, और फिर हमारे नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसा हमारे ब्रिटिश काल में ही हो गया था, जहां पे बंगाल को एक हेड बना दिया गया था, बंगाल जो गवर्नमेंट थी। देन उसके अलग अलग प्रोविंसेस होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे, जहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी होता था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी हो गई थी। तो यानी कि सेंटर एट द टॉप और फिर बहुत सारी स्टेट्स, ये तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर बाद में वो लोकल गवर्नमेंट्स भी आगे आ जाती हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ पॉलिटी हमारी कैसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो जनरली जहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे बोला जाता है इस टाइप के स्ट्रक्चर को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जहां पे बहुत सारी स्टेट्स ने मिलके एक फेडरेशन क्रिएट की है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहां पे बहुत सारी स्टेट्स ने मिलकर एक फेडरेशन क्रिएट की है। लेकिन हमारे भारत देश को इंटेंशनली फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया, इसको बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारी जो पॉलिटी बोली गई वो क्या बोली गई, यूनियन ऑफ स्टेट्स। डिस्पाइट इट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा फेडरल ही है, लेकिन हमें इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना बोल के हमने इसे क्या बोला है, हमने इसे बोला है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों बोला है, तो इसको बोलने के कारण ये है, इसको बोलने के क्या कारण है, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, तो जो यूएसए है, जो यूएसए है आपका, तो ये जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो 13 स्टेट्स थी उस टाइम, आज की तारीख में इट इज अराउंड 50 स्टेट्स इन यूएसए। तो जो 13 स्टेट थी, इन लोगों ने आपस में मिलके एक यूनियन क्रिएट करी थी। ये लोग आपस में आए, एक अग्रीमेंट किया कि भैया हम अग्रीमेंट करके एक कंट्री बना रहे हैं, सारी स्टेट्स ने मिलके, 13 स्टेट्स ने मिलके, एंड वी विल हैव अ यूनियन गवर्नमेंट। तो उसको बोला गया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इट वाज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। 13 स्टेट्स आई, उन्होंने मिलके एक सेंट्रल यूनियन बनाई, जुड़ी, वो एक अग्रीमेंट के तहत जुड़ी, तो इसलिए उसे बोला गया फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट या संगम, स्टेट का मिलना। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, अमलगमेशन, इकट्ठा होना स्टेट का। ठीक है, बट क्योंकि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, हमने राय मशवरा करके, हमने राजी होकर सबने अपनी भागीदारी इस यूनियन में दी है, इस फेडरेशन में दी है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया यूएसए को फेडरेशन ऑफ स्टेट। दोनों वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब भी यही है कि स्टेट का जोड़, और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब भी क्या है, स्टेट्स का जोड़। स्टेट मिलके जो बन रही है वो एक यूनियन ही है। ठीक है, बट सिर्फ इतना सा फर्क है यहाँ पे, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। और जब मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया की जब मैं बात करता हूं, तो इंडिया में ऐसा नहीं था कि अलग अलग प्रोविंसेस आके जुड़ी थी और प्रिंसली स्टेट आके जुड़ी थी, फिर इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। ऑन दी कॉन्ट्ररी, हमारी काफी सारी प्रोविंसेस जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो भारत में जुड़ना नहीं चाहती थी, या थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, तो वो एज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट नहीं आई थी, वो एज अ रिजल्ट ऑफ कंपल्शन या मजबूरी आई थी। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गए, तो ब्रिटिशर्स, यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम की हुआ करती थी, जो कि कांग्रेस थी, तो उनके हाथों में सत्ता छोड़ के चले गए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सो दे ऑलरेडी क्रिएटेड अ यूनियन गवर्नमेंट। सबसे पहले एक यूनियन गवर्नमेंट बनी, यूनियन गवर्नमेंट थी, फिर उसके अंडर अलग अलग स्टेट्स और राजे रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को जोड़ा गया। ठीक है, एक तो ब्रिटिश स्टेट्स और एक प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहले यूनियन, फिर यूनियन के नीचे सारी स्टेट्स को जोड़ा गया।
इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट। ऐसा नहीं था कि स्टेट ने बोला कि भाई हम सब जुड़ के एक यूनियन बनाते हैं, मतलब प्रोसेस उल्टा है यहाँ पे, ठीक है ना। अमेरिका में क्या है, स्टेट जुड़ी और एक यूनियन बनी, फिर और स्टेट जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, 50 स्टेट्स हो गई, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया यूनियन पहले बना, फिर उसके अंदर स्टेट जोड़ते गए, उसके अंदर स्टेट जोड़ते गए, प्रिंसली स्टेट जोड़ते गए, प्रोविंसेस जोड़ते गए, यूनियन टेरिटरीज जोड़ते गए। क्लियर है बात। तो इसलिए इंडिया को क्या बोला गया, इंडिया को बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट्स बिकॉज इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो अमेरिका जैसा नहीं है, जो हमारा अमेरिका है ना, इसके जैसा नहीं है। अमेरिका इज टोटली डिफरेंट, बट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी यूनियन सरकार थी, यूनियन सरकार के नीचे काफी सारी स्टेट्स जुड़ी गई, यूनियन गवर्नेंस थी, उसके अंदर काफी सारी स्टेट गवर्नेंस जुड़ी, स्टेट्स जुड़ी, प्रिंसली स्टेट जुड़ी, देन वी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हेंस हमें क्या बोला जाता है, यूनियन, और अमेरिका को क्या बोला जाता है, फेडरेशन। However, more or less both have the same meaning. इसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बहुत बारीक नुआंस है जिसको हमने पकड़ा है, बाकी इट इज ऑलमोस्ट दी सेम। बात एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फेडरली है, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप, देन यू हैव स्टेट गवर्नमेंट्स एट द बॉटम, देन सपोर्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब इसके दो कारण है, एक कारण हमने डील कर लिया, दूसरा जो इसका मुख्य कारण है, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड अवे फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, अब ये जो फेडरेशन थी अमेरिका वाली, जो अमेरिका वाली जो फेडरेशन है, इसमें क्या है, स्टेट कभी भी सिसीड अवे हो सकती है कि भैया हम अग्रीमेंट के तहत जुड़े हैं, अगर हमारी चीजें क्लॉजेस कोई भी ऊपर नीचे होंगे तो वी कैन सिसीड अवे फ्रॉम द फेडरेशन। यहां पे क्या है, यहां पे ये चीज अवेलेबल नहीं है। वंस यू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, एक बार जब आपका भारत देश में विलय हो गया तो भैया आप टाटा बाय बाय बोल के नहीं जा सकते। आपके चाहे थोड़े नियम कानून बदल जाए, फेरबदल हो जाए, जितनी पावर से पार्लियामेंट उसका एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कल को आप उठ के बोल दो कि भैया हम तो भारत देश छोड़ के जा रहे हैं, नाउ वी आर अलाइनिंग विद सम अदर कंट्री, हम किसी और देश में जाके विलय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप वंस यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यू हैव टू स्टे एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ये आपको ध्यान रखना है। हेंस इट इज नॉट कॉल्ड एज अ फेडरेशन, बिकॉज फेडरेशन में दे हैव द राइट, उनके पास राइट है कि वो अलग हो सकते हैं, हमारे पास ये राइट नहीं है। हमारी जो प्रोविंसेस हैं या हमारी स्टेट्स हैं, उनके पास ये राइट नहीं है। एक बार आप भारत देश का पार्ट हो गए तो आप भारत देश का पार्ट रहोगे। अगर आप कभी ऐसी कोई हरकत करने की सोचते हो, देन पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन एंड व्हाटएवर एक्शन द इंडियन गवर्नमेंट फील्स फिट, वो आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। क्लियर है। सो ये जो दो मुख्य कारण हैं, इसकी वजह से वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। आई होप टाइप आर्टिकल 1 क्लॉज 1 पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया हो। मूविंग अहेड, अब आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2। अभी हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 1 के क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 1(2) क्या बोलता है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, तो शेड्यूल इज बेसिकली द सपोर्टिंग टेक्स्ट टेबल्स एंड चार्ट्स एंड व्हाटएवर। ठीक है, सपोर्टिंग जो भी आर्टिकल है, सपोर्टिंग जो भी टेक्स्ट है, जो भी टेबल फॉर्म में है, टू दी आर्टिकल, किसको सपोर्ट कर रहा है, ये जो हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। वैसे मैंने आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो में आपको बता रहा हूं, उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ पार्ट, व्हाट इज एन आर्टिकल, व्हाट इज अ शेड्यूल। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे अपन ने मेंशन कर रखी है, बट फिर भी टू गिव अ ब्रीफ इन राइट हियर राइट नाउ। तो शेड्यूल क्या है, जो भी आपके आर्टिकल हैं, जितने भी आर्टिकल में जो भी टेक्स्ट दे रखा है। अब क्योंकि आर्टिकल में आप क्या करेंगे, आप लैंग्वेज देंगे, आप एक लैंग्वेज देंगे, आप भाषा देंगे, आप समझाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर आपको कुछ डिटेल देनी है, जैसे ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें आप क्या करेंगे, आप स्टेट के नाम देंगे कि स्टेट क्या होती है, आपने दे दी। अब इसको आपको क्या करना है, आपको बताना भी तो है कि आपके देश में कौन कौन सी स्टेट है, आपको ये भी बताना है उनकी टेरिटरी क्या है, उनका एरिया कितना है, उनका लैंड मास कितना है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये सारी डिटेल भी देंगे। तो अगर आप इसको आर्टिकल के साथ ही अटैच कर देंगे इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, सपोर्टिंग टेक्स्ट का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अगर आप इसी के साथ अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही ऑलरेडी इतना लेंदी है और लेंदी हो जाएगा, लेंदी तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा कि शेड्यूल की जगह, बट क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आर्टिकल 1 मैंने पढ़ा, आर्टिकल 1 के बाद फिर मैं सारी स्टेट्स पढ़ूं, उनके टेरिटोरियल एरिया पढ़ूं, वो कहां से कहां तक फैले हुए हैं, ये सब पढ़ूं, फिर आर्टिकल 2 पे पहुंचूं, तो एक तो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो गया, पहले इतनी सारी डिटेल लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया मेरे को। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 2 का जो रास्ता है वो बहुत देर में पहुंच जाएगा, क्योंकि जो मेन टेक्स्ट है वो मैंने आर्टिकल में लिख दिया, अब जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे कोई देनी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो कहां जाएगी, वो सारी जाएगी शेड्यूल में। वो कहां पे जाएगी, वो शेड्यूल में जाएगी। क्लियर है बात।
तो इसको बोलते हैं शेड्यूल। तो इसी तरीके से भारत देश में कौन सी भी स्टेट्स हैं और कौन सी टेरिटरीज हैं, वो सब कुछ कहां मेंशन होगा, शेड्यूल के अंदर मेंशन होगा। कहां पे मेंशन होगा, शेड्यूल में। और कौन सा शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल भी कौन सा होगा, सबसे पहले यही शेड्यूल होगा। तो जितनी भी स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट बनती हैं हमारे भारत देश में, कभी भी चेंज होता है तो चेंज शेड्यूल में भी हमें करना पड़ता है। तो जितनी भी स्टेट है उनका एरिया कहाँ है, कहाँ से कहाँ उनका फैलाव है, कितने किलोमीटर है, क्या एरिया, पूरा डिटेल में सारी जितनी भी चीजें होंगी वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दी होगी, शेड्यूल 1 में या फर्स्ट शेड्यूल में। आर्टिकल में सिर्फ मुख्य आपको बता रखा है कि भैया आर्टिकल में कि भारत में कौन कौन सी, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस टाइप की पॉलिटी है और कौन कौन सी स्टेट है। नाम भी वहां दे रखे हैं, बेसिकली स्टेट और टेरिटरी आपको बता रखी है कि स्टेट एंड टेरिटरी भारत का क्या पार्ट होगा वो आपको बता रखा है, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आज की तारीख में ये सारी इंफॉर्मेशन कहां दे रखी है, सब शेड्यूल में। कौन सी 28 स्टेट है, कौन सी 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका एरिया कहाँ है, कहां से कहां फैल रहा है, कितना किलोमीटर है, पूरी टेरिटरी कहां पे समझा रखी है, वो समझा रखी है आपको फर्स्ट शेड्यूल में। तो हमारे पास कितनी है आज की तारीख में, हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है और 8 हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल में तो मेन टेक्स्ट है कि भैया इंडियन पॉलिटी कैसी है, हमारे भारत देश का नाम क्या है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब दे रखा है हमारे को शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको और दे रखा है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के जो भी एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल तो क्या है, सिर्फ मोटी मोटी भाषा है, आर्टिकल तो सिर्फ मोटी मोटी भाषा है। इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है, मेन डिटेल्स है, वो कहाँ दे रखी है, वो शेड्यूल में दे रखी है। इट मीन्स इफ देयर इज एन आर्टिकल विच रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट शेड्यूल इज एडेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कहाँ है, हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, हमारी बुक खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारे को शेड्यूल होते हैं। किसी भी किताब में आपने हमेशा देखा होगा, आप कोई भी पढ़ाई करते होंगे तो एक एनेक्सर अलग से होते हैं, एक शेड्यूल पीछे दे रखे होते हैं, ठीक है ना। एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको पीछे दे रखी होती है, जहां पे जो आपने मेन पढ़ाई करी उसको, उसमें कहीं पे भी बाधा नहीं है, वो आप फ्लो में करें। अब कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टार चल के आपको पीछे नीचे एनेक्सर में दे रखा होगा, किताब के नीचे दे रखा होगा या चैप्टर के नीचे दे रखा होगा, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है उसमें। ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। स्टेट का नाम लिखना, उनका एरिया लिखना, उनके किलोमीटर लिखना, कहां से कहां फैल रही है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इसको बिल्कुल एंड में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। ये होता है हमारा आर्टिकल 1 क्लॉज 2। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 1 3 क्लॉज 3, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। सो द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी तक हमने क्या वर्ड पढ़ा, यूनियन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ रहे थे, ये नया वर्ड आया टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, एरिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का एरिया क्या है। यहां पे अब आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इस आर्टिकल को ढंग से समझना, क्योंकि थोड़े से बारीक न्यूआंसेस है। एरिया का क्या मतलब है, एरिया का मतलब है कि भारत देश कहां से कहां तक फैला गया, पूरा उसका एरिया, लैंड मास उसका क्या है, दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे हम बात कर रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया की भी बात नहीं करते। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर जब मैं बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आएगा, भारत देश के एरिया में क्या क्या आएगा, लैंड मास में क्या आएगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, हर स्टेट जो जो इसके अंदर है उनकी टेरिटरीज, जो भी उनका एरिया है, लैंड मास है, वो आएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो केंद्रीय शासित होते हैं हमारे भारत देश में या किसी भी देश में, कुछ केंद्रीय शासित होते हैं, स्पेशल होते हैं, कोई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस होती है उनकी या कोई स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तो उन एरियाज को क्या करती है, स्टेट सरकार न बना के यूनियन खुद गवर्न करती है। स्टेट सरकार गवर्न नहीं करती उस एरिया को, खुद गवर्न करती है सेंट्रल सरकार या यूनियन सरकार। तो उसे बोला जाता है यूनियन टेरिटरी या केंद्रीय शासित प्रदेश भी बोलते हैं जिनको, ठीक है। ये भी इसके अंदर आएगा क्योंकि ये स्टेट वाले एरिया में नहीं आएगा, ये यूनियन टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, ठीक है। इसके अलावा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। कभी भी फ्यूचर में हम कोई सी भी टेरिटरीज एक्वायर करेंगे, ये क्या है, ये स्टैटिक नहीं है कि मैंने आज की स्टेट और आज की यूनियन टेरिटरी बता दी वही होगा, नहीं। फ्यूचर में जाके अगर मैं कोई भी एरिया एक्वायर कर रहा हूं, ऑक्यूपाई कर रहा हूं, सबजुगेट कर रहा हूं, कॉन्कर कर रहा हूं, कब्जा कर रहा हूं, लड़के जीत रहा हूं, गिफ्ट में मिल रहा है मुझे, कैसे भी मिल रहा है, ठीक है ना। सपोज कल को श्रीलंका को हम कैप्चर कर लेते हैं या श्रीलंका गिफ्ट में हमारे पास आ जाता है, बर्बाद है हम तो, आप हमें ले लें, शरण में ले लें, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे भारत देश का पार्ट हो जाएगा, भारत देश का पार्ट हो जाएगा, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया का वो पार्ट हो जाएगा। अभी भी वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। क्लियर है बात, टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने आपको क्या बताया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब कुछ आ जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो पूरी की पूरी उनकी टेरिटरीज आ जाएंगी, पूरा का पूरा आ जाएगा। सिमिलरली पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी जो आपकी है वो भी आ जाएंगी।
साथ ही साथ ये जो पॉइंट है थोड़ा सा काम का नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में अक्वायर में करूंगा तो मुझे या तो यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा या उसको स्टेट बनाना पड़ेगा। पर ठीक है, जिस तरीके से आपको बुक में टेक्स्ट दे रखा है हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अब फ्यूचर में मैंने कोई भी टेरिटरी अक्वायर करी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, सपोज करो श्रीलंका है, श्रीलंका का एक पार्ट हमने अक्वायर कर लिया, भले ही हमने लड़के अक्वायर किया, भले ही हमको गिफ्ट मिला, भले ही खाली पड़ा था, बंजर था, तो हमने उसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा कोई सा भी एरिया, कोई सा भी लैंड मास अगर हमने हमारे देश में जोड़ा है तो सबसे पहले वो कहां आएगा, वो आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक दूसरा वर्ड आता है, वो है यूनियन ऑफ इंडिया। क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो सब कुछ आ गया, भारत देश का सब कुछ आ गया, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, ओनली स्टेट्स, ओनली स्टेट्स। क्लियर है बात। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, स्टेट्स, ओनली स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स आप इसको बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया किसको नाम दिया गया है, जो कि स्टेट्स का संगम है, सिर्फ स्टेट का जो संगम है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दो चीजें समझ में आ गई आपको, एक है टेरिटरी जिसमें सब कुछ आ गया, और एक है सिर्फ आपकी टेरिटरीज ऑफ स्टेट, सिर्फ स्टेट का जो चीज है वो आती है यूनियन ऑफ इंडिया में, वो यूनियन ऑफ इंडिया में आती है। यानी कि इसके अंदर यूनियन टेरिटरी नहीं आती, इसके अंदर आपकी फ्यूचर टेरिटरीज नहीं आती। फ्यूचर में अगर आपने कोई टेरिटरीज एक्वायर करी है तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप इन दोनों को स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब तक आप इनको स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। जैसे गोवा, तो गोवा पहले क्या थी, गोवा टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता था, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, पहले तो उसको फ्यूचर स्टेट थी, उसको हमने अक्वायर करा गोवा को, फिर गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, तो इट वॉज इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था। फिर लेटर ऑन इसको क्या किया गया, इसको स्टेट बना के यूनियन ऑफ इंडिया का भी पार्ट बनाया गया। किसका पार्ट बनाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो जब मैं यूनियन ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा हूं, मतलब स्टेट्स के संगम की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट का जोड़ की जो बात होगी, सिर्फ स्टेट्स की, मतलब जहां पे स्टेट सरकारें हैं उसकी बात होगी, तो उसको बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, ना कि मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया तो होगा ही, टेरिटरी ऑफ इंडिया तो ब्रॉड कंसेप्ट है, तो यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट ही है। अब इसमें कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना कि यार ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत जो देश है उसके अंदर तो टेरिटरी ऑफ इंडिया भी है और यूनियन ऑफ इंडिया भी है। बट जो यूनियन ऑफ इंडिया जिस चीज को वर्ड दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है वो क्या है, दैट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट का कॉम्बिनेशन है उसको हमने बोला गया है यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात आती है समझ में आपको, टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको नहीं बोलेगा। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म विच कंप्राइजेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा मैथमेटिकली, अगर मैं आपको समझाऊं तो इट इज यूनियन ऑफ इंडिया प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस फ्यूचर टेरिटरीज प्लस फ्यूचर टेरिटरी, ये तीनों मिलके बनाते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इधर भी एक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फ्यूचर टेरिटरी भी काम करनी है, क्योंकि उस समय लिख दिया, शायद उन लोगों के पास इतना उस वक्त बात उनके समझ नहीं आई या चली नहीं, क्योंकि फ्यूचर टेरिटरी पे मैं जब अक्वायर करूंगा तो उसको ऐसा तो रख नहीं सकता ना बिना किसी नाम के, बिना किसी सर हाथ रख के किसी पे, मतलब कोई छत्र छाया ही नहीं है। यहां तो मुझे जैसे यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गोवा मैंने अक्वायर करी तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाई, और यहां फिर मुझे उसको स्टेट बनाना पड़ेगा, या मुझे उसको स्टेट बनाना पड़ेगा। तो इधर इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इधर इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। फ्यूचर टेरिटरी फ्यूचर टेरिटरी का मतलब अभी तो वैसे ही हमारा पार्ट नहीं है, जब तक हमने गोवा को कॉन्कर नहीं किया था, जब तक गोवा हमारा पार्ट था ही नहीं, ठीक है ना, जब तक तो हमारा पार्ट था ही नहीं। लेकिन जिस दिन इसको अक्वायर करा तो उस दिन, हाँ कुछ दिन इसका प्रोसेस इसको करने में टाइम लगेगा, उस दिन के बाद इसको या तो यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा आपको, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया में डालना पड़ेगा। एनी विच वेज टेरिटरी ऑफ इंडिया का वो पार्ट रहेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या फर्क है, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है फॉर दैट मैटर। तो क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें स्टेट की टेरिटरी, स्टेट के पूरे एरियाज, लैंड सब कुछ आता है, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। और फ्यूचर में अगर हम कोई भी टेरिटरी अक्वायर कर रहे हैं, जैसे हमने गोवा करा, सिक्किम करा, ठीक है, ऐसे जैसे जो फ्यूचर स्टेट्स थी उनको फिर हमने क्या करा, हमारे देश में शामिल किया एज अ यूनियन टेरिटरी और लेटर एज अ स्टेट। तो जब स्टेट में इसको कर देंगे तो इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट। क्लियर है? तो दो शब्द, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया।
टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन दैट देन द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको मैं बात समझा ही चुका हूं। वाइडर एक्सप्रेशन देन द वर्ड यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स while the former includes not only the states but union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time। यही चीज मैंने आपको समझाई कि इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ क्या आएगा, स्टेट्स आएंगी, और जो आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें आपकी स्टेट्स तो आएंगी आएंगी, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी आएंगी, साथ साथ फ्यूचर की कोई टेरिटरीज हैं तो वो भी आएंगी आएंगी। सो ये आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज थे, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, जो कि क्लियर हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 2। अभी तक हमने आर्टिकल 1 ही पढ़ा है, उसके क्लॉजेज हमने पढ़े थे, ठीक है, सब क्लॉज हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 इज द पावरफुल आर्टिकल। यहां आती है सारी पावर। अभी तक तो हमने पढ़ा कि क्या है हमारे भारत देश में, पॉलिटी कैसी है, नाम क्या है, क्या होती है टेरिटरी, क्या होता है यूनियन, ठीक है, ये समझा हमने। अब मेन पावर ये है कि भैया ये पावर, ये सब खेलने की पावर किसके पास है, क्या है, कौन सी फ्यूचर टेरिटरी आप अक्वायर करोगे, किसको यूनियन टेरिटरी बनाओगे, किसको स्टेट बनाओगे, ये पावर किसके पास है। तो इफ यू रिमेंबर क्लास चालू होते वक्त भी मैंने आपको बोला था, जब भी भारत देश के नक्शे की बात आएगी तो पार्लियामेंट सर्वोपरि है। भारत देश में किसी भी चीज को लाना है, ले जाना है, कुछ भी करना है तो संसद जो हमारी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। सो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट शक्तिशाली है, ये आर्टिकल आपको बताता है। एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एज एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। तो ये मैंने आपको पहले भी बनाया कि यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया से यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी पार्ट को डालने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, तो ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो गोवा एक टाइम में यूनियन टेरिटरी हुआ करता था जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट था, बाद में इसको हमने स्टेट का दर्जा दिया, तो इसका मतलब हमने इसको यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया। तो ये पावर किसके पास थी, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। द आर्टिकल 2 गिव्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट, 2 पावर हैं पार्लियामेंट के पास, हम 2 हमारे 2, आर्टिकल 2 की 2 पावर्स। द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके अंदर कोई भी नई स्टेट को इन्वॉल्व करने का या डालने का काम किसके पास है, पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है, अब नई स्टेट बनानी है, कोई सी भी नई स्टेट बनानी है, एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना है, तो ये भी किसके पास है, हमारे नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट, कोई स्टेट नहीं है, हमने नई स्टेट बनानी है, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। या कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको 2 स्टेट में तोड़ना है, उसको 2 स्टेट में तोड़ना है, 2 नई स्टेट बनानी है उसमें से, या एक तो पुरानी रह गई और उसमें से नई स्टेट एक और बनानी है, तो ये पावर किसके पास है, ये भी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। और ये पावर देता कौन है, ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, ये दोनों पावर किसके पास है, आर्टिकल नंबर 2 के पास है, क्लियर है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 2 क्लियर हो गया, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और टू पुट एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी से निकाल के आप उसको यूनियन ऑफ इंडिया में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट। सिमिलरली कुछ और पावर्स है जो कि आर्टिकल 3 में ले डाउन करी गई है, दिस ऑल्सो लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली, ये भी पार्लियामेंट की पावर्स है। सो आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of a territory from any state union territory or by uniting 2 or more states union territory। तो किसी भी टेरिटरी में से आप स्टेट निकाल दीजिए, अलग स्टेट निकाल दीजिए, या उस टेरिटरी में से आप यूनियन टेरिटरी निकाल दीजिए, या यूनियन टेरिटरी को जोड़ के आप स्टेट बना दीजिए, या एक स्टेट को तोड़ के आप 2 स्टेट बना दीजिए, या 2 स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना दीजिए, जो भी आपको करना है। जैसे अजमेर पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अलग से स्टेट हुआ करती थी, जब 1950 में मेन बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, तो अजमेर वॉज अ सेपरेट स्टेट, वॉज अ सेपरेट कमिश्नरेट स्टेट। तो इसको अजमेर को क्या किया गया, इसको अजमेर को राजस्थान स्टेट में मर्ज कर दिया गया, राजस्थान स्टेट में मर्ज कर दिया गया। तो क्या किया गया, 2 स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना दी। तो नई स्टेट बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, वो पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट करना, स्टेट में यूनियन टेरिटरी को जोड़ के स्टेट बनाना, या फिर स्टेट को अलग करके एक अलग स्टेट नहीं बनाना, सारी पावर पार्लियामेंट के पास ही रहती है, ठीक है। पहला फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, कोई भी नई स्टेट बनानी है तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास है। फिर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब भारत देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो क्या चाहती है कि किसी स्टेट का एरिया कम कर दिया जाए या किसी स्टेट का एरिया ज्यादा कर दिया जाए, तो वो पावर भी क्या है, वो पावर भी
पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ऑल्टर दी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो है हमारे को चेंज करनी है स्टेट की, तो वो पावर भी है। और ऑल्टर दी नेम, नेम अगर हमारे को किसी स्टेट का करना है चेंज, तो भी ये पावर किसके पास है, ये पावर है शक्तिमान पार्लियामेंट के पास। जो मुकेश खन्ना है इस पिक्चर में या इस शक्तिमान सीरियल में कौन है, वो है पार्लियामेंट। सारी शक्तियां इनके पास है, ऑल्टर दी नेम एंड बाउंड्रीज। तो इसके लिए आप एक एक्रोनिम आप याद कर सकते हो, फिदा। ठीक है, फिदा क्या है, इससे आप क्या याद कर सकते हो कि क्या क्या पावर्स है। फिदा इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, किसी भी स्टेट का नया गठन अगर आपको करना बनानी है तो फॉर्मेशन हो गया। देन इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, फिदा में ए आएगा दूसरा, ये फिदा। ठीक है, तो इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया। ए क्या है, ऑल्टर दी बाउंड्रीज, आप बाउंड्रीज चेंज कर दें, नक्शे में चेंज कर दें, ड्राइंग पेन पेपर लेके नई ड्राइंग बना दे। पूरे भारत देश का जो नक्शा है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। सिर्फ पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास। तो ऑल्टर दी एरिया और ऑल्टर दी नेम, या फिर नाम अगर आपको चेंज करना है तो ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो जैसे काफी सारी स्टेट्स का हमने नाम चेंज करा है, उड़ीसा को उड़ीसा बोलते हैं हम। ठीक है, पहले उड़ीसा, अभी भी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कि सही है गलत है, उड़ीसा हम बोलते हैं। तो ये नाम चेंज करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पहले यूनाइटेड, सबसे पहला नाम चेंज हुआ था तो हमारी एक यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करती थी, इसको हमने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश नाम दिया। ठीक है, सिमिलरली मद्रास को तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटका, ऐसे जितने भी चेंजेस हमने किए हैं नाम में, उत्तरांचल को उत्तराखंड, तो ये सारी पावर किसके पास है, ये सारी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है, नई स्टेट बनाना, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया, एरिया को बड़ा करना, छोटा करना, या फिर नाम को बदलना या बाउंड्रीज को बदलना। ठीक है, ये सारी पावर्स हमारी पार्लियामेंट के पास होती है। तो सर्वशक्तिमान जो हमारी पार्लियामेंट है वो पावर हमारे को आती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट अमंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या करती है आर्टिकल 3, पावर देती है कि आपको अंदर का जो भारत का नक्शा है उसको आपको जैसे भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। ये पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। एक पेन पेपर लो, नया नक्शा बनाना है, नया नक्शा भी बना सकते हो, ये हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे पार्लियामेंट कर सकती है, कहीं स्टेट के भी तो कोई एतराज हो सकते हैं, स्टेट को भी तो कोई दिक्कत हो सकती है, स्टेट कैसे मान लेगी। तो स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट इनमें कोई फालतू चेंज नहीं करती। जब स्टेट की या स्टेट की पॉपुलेशन की डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती है, तभी ऐसा कोई चेंज किया जाता है। अदरवाइज पार्लियामेंट को भी बेवजह कीड़ा करने का कोई मजा नहीं आता कि बेवजह चेंज कर दे। ठीक है, अभी जैसे जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और इनका दर्जा दे दिया गया। तो ये कैसे हुआ, ये बेसिकली वहां के लोगों की डिमांड थी। उनको लगता था पार्लियामेंट वालों को कि वहां के लोगों को चाहते हैं कि हम वो भारत का हिस्सा बने, स्पेशल स्टेटस न मिलके उसको एक हमारे भारत देश का अभिन्न पार्ट बनाए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां पे लागू करें। तो उन्होंने ये किया। लेकिन अगर कहीं शांतिपूर्ण एरिया है, वहां पे कोई डिमांड नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसी भसड़ नहीं चलती, और वहां का अगर आप नाम चेंज कर दें, वहां का आप एरिया चेंज कर दें, तो वहां के लोग भड़क जाएंगे और प्रोटेस्ट और अलग अलग तरीके के रिवोल्ट वहां पे जग उठेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा जनरली पार्लियामेंट नहीं करती। जहां उनको लगता है जरूरत है या कहीं वहां के लोगों की, जनता की डिमांड है, तो फिर ऐसा भारत देश की जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वो ऐसा काम कर सकती है। अदरवाइज दे डोंट एक्सरसाइज दिस पावर एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारी मेन पार्लियामेंट है उसके पास क्या क्या पावर्स है। अब आर्टिकल 3 के लिए क्या है, आर्टिकल 3 जब भी हमें एक्सरसाइज करना है तो कुछ टी&सी है। ठीक है ना, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है खास, स्टेट के पास कोई खास पावर नहीं है। इसमें क्या है, स्टेट को सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना है। आर्टिकल 3 की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, टी&सी लगते हैं ना, डबल स्टार मिलकर। तो इसी तरीके से इस पार्ट को एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ टी&सी है। तो क्या है, सबसे पहले तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जब भी आपको ऐसा कोई बदलाव लाना है इस बिल का, इसके लिए जो आप बिल लाएंगे उसमें सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। आपके जो राष्ट्रपति हैं उनकी आपको अनुमति चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट आपको जैसे पता है, प्रेसिडेंट इज दी नॉमिनल हेड, डियोर हेड। तो इनके पास ऐसा कोई पावर है नहीं। ये ऑन पावर मतलब इनके पास पावर बहुत सारी हैं, बट ये इन पावर को एक्सरसाइज नहीं करते इन बिल्स में। ये बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं। तो इनसे जब प्रायर परमिशन मांगी जाएगी तो ये प्रायर परमिशन दे देंगे, बट एज अ प्रोसेस, फॉर्मेलिटी के तौर पे या रीति रिवाज है, सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए क्या है, प्रेसिडेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति वो दे देंगे, फिर उसके बाद आप काम करोगे। हालांकि अनुमति में कोई रुकावट ऐसे आती नहीं है। ठीक है,
फिर बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, अब प्रेसिडेंट को क्या करना है, ये बिल रिकमेंडेशन देने के लिए ही हैज टू रेफर दिस बिल टू दी स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि आप स्टेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप स्टेट का एरिया बड़ा छोटा कर रहे हो, आप उनके नाम चेंज कर रहे हो, तो आपको स्टेट की लेजिस्लेचर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं बोलूंगा इसको, उनको बोलना पड़ेगा कि भैया हम ये कर रहे हैं आपके साथ मॉरली, कि भैया स्टेट लेजिस्लेचर को पूछो कि भैया हम ये करना चाह रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है, अपने एक्सप्रेस करो अपने व्यूज, कोई इधर दिक्कत है, और एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा कि इसके अंतराल आपको हमारे को आपके व्यूज रखने हैं, ठीक है। हालांकि अब आपको लगा देखो स्टेट की भी तो बात चल रही है, स्टेट से भी तो पूछा जा रहा है, तो इसमें दो बात ध्यान रखनी है कि भैया सबसे पहले तो क्या है, स्टेट चाहती है तो ही जनरली ये होता है, जनरली मतलब ऐसा कोई चांस नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं चाहती थी पर किया, ठीक है, हो सकता है पार्लियामेंट अपने लेवल पे भी कर दे, लेकिन जनरली स्टेट चाहती है तो स्टेट अपने व्यूज कभी भी गलत देती नहीं है, वो उसके अगेंस्ट देती नहीं है, वहां की पॉपुलेशन और उसके आवाज सुन के ही ऐसी कोई बात आगे रखी जाती है और फिर पार्लियामेंट ऐसा काम करती है। तो पहला तो ये केस है, ठीक है, जनरली, ठीक है, 100% नहीं बोलो बट जनरली बोलो। सेकंड, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, स्टेट अपने सिर्फ व्यू रख सकती है, अपने दुख रोने रो सकती है कि भैया नहीं आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, सही कर रहे हो, जो भी करना है, ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हो, राय किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है ऑन दी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के ऊपर, आपको जो राय आपको देनी है आप दे दो, लेकिन पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट है उसके बेस पर डिसीजन चेंज करेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपको मॉरली पूछा गया है कि हम आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या आपको कोई एतराज है तो आप हमारे को बता दो, और इससे ज्यादा कोई नहीं है। सो दिस इज मेयर अ नेम सेक पावर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक नाम के लिए पावर है, बट इट इज नॉट अ पावर एट ऑल, ठीक है। कंक्लूजन, टोटल इंटेग्रिटी ऑफ एनी स्टेट, इससे हमें क्या पता पड़ता है, किसी भी स्टेट की इंटेग्रिटी नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो एक स्टेट की है, एक जो प्रांत की है, प्रोविंस की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये नहीं बोल रहा है कि आपका जो स्टेट का नक्शा बना है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ऐसा हमारा संविधान नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जब हमारे भारत देश के संविधान लिखा जा रहा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, वो एक डायनामिक देश बनाना चाहते थे। उनको भी पता था कि भैया हमारा इतना डाइवर्स देश है, इतनी सारी विभाजन है हमारे देश में, इतने सारे बदलाव हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रिलीजन है, कास्ट है, एरिया है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, विद एवरी 500 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, सब कुछ है। तो हम एक स्टैटिक नक्शा बना के, स्टैटिक देश बना के कभी भी नहीं जी सकते। हमारे यहाँ पे लोग अलग होंगे, परिवार टूटेंगे, विभाजन होंगे, नई स्टेट्स बनेंगी, पुरानी स्टेट्स जुड़ेंगी, जो भी होगा, ठीक है। कुल मिला के जो अगर हम एक नक्शा, एक परमानेंट नक्शा बना दे, ऐसा ही बनेगा, यही स्टेट रहेंगी जो स्टेट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए हमारे को ये पावर दी गई और इसको एक मैंडेटरी ना करके एक नाम के लिए पावर दे दी गई। आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। हमारा डायनामिक देश है, हमें कोई भी अगर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको पूरा करेंगे। कोई भी पत्थर की लकीर नहीं कर दिया गया है कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो है, इट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी स्टेट की जो टेरिटरी, आज आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी जो टेरिटरी है, ये गारंटीड नहीं है, इट विल स्टे द सेम फॉर एवर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि भैया आपको ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पहले जो उत्तर प्रदेश होता था उसमें बहुत बदलाव हो चुके हैं, इसी तरीके से दूसरी जो स्टेट है उसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। क्लियर है बात? तो ये कहीं से भी इंटीग्रिटी इंश्योर नहीं करता है हमारा संविधान, कभी भी बदलाव हो सकता है, और बदलाव करने के तरीके आपको आगे बता चुके हैं। पावर किसके पास है? पावर है पार्लियामेंट के पास। और इसीलिए राइटली वी हैव बीन कॉल्ड एज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। हमारे को क्या बोला गया है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, बहुत अच्छा सा शब्द दिया है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, कि हमारा जो भारत का यूनियन है, जो भारत की सरकार, मेन सरकार है, वो स्टेट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनकी टेरिटरी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, बदल सकता है, एरिया बड़ा कर सकता है। जैसे हमने भी पढ़ा आर्टिकल 3 की जो पावर्स थी, आर्टिकल 2 की जो पावर्स थी, कि हम एरिया बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। स्टेट का जो नक्शा है उसके साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हो सकती है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लेकिन स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन के अंदर कोई बदलाव करें, यूनियन का जो टेरिटरी एरिया नक्शा है, बाउंड्रीज है, उनमें कोई चेंज करें। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, यूनियन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती स्टेट,
बट स्टेट के साथ छेड़छाड़ कर सकती है यूनियन, हेंस इट इज कॉल्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। वहीं पे जो यूएसए है, जो अमेरिका है अपना, वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यहां पे स्टेट्स भी यूनियन का कुछ नहीं कर सकती, जैसा भारत में भी है, स्टेट्स यूनियन का कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली वहां की जो यूनियन है, जो यूएसए है, वो भी स्टेट्स का कुछ नहीं उखाड़ सकती। स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। दोनों में फर्क समझ में आता है आपको? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज। फिर आते हैं हम आखिरी आर्टिकल। आखिरी आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 4। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, सारे आर्टिकल बहुत सिंपल है, ढंग से समझो, डिटेल, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। जो आर्टिकल और 2 और 3 में जो पावर दी गई है हमारी सर्वशक्तिमान पार्लियामेंट को, उसको एक्सरसाइज करने के लिए या उसमें कोई फेरबदल करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं हो लाने की जरूरत है, ठीक है। अब आर्टिकल 368 क्या होता है? अब जब आप नया पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं या आपने चालू करी है पॉलिटी पढ़ना, तो अभी आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा, अरे आर्टिकल 368 और महंगी बात हो गई, ये क्या बात है, ठीक है। समझ में नहीं आ रही अभी। तो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको तो फिर आर्टिकल 368 फिर भी समझ में आता होगा। जो रिवीजन पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, सो दे विल बी वेरी क्लियर विद आर्टिकल 368। बट अदरवाइज जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार पॉलिटी पढ़ी है, उन्होंने बोला यार ये कौन सी पेचीदा चीजें हैं, पहले तो इसको समझो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 को, फिर साला डायरेक्ट ही अपने को कन्वर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया आर्टिकल 368 से। तो आर्टिकल 368 कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों के लिए क्या है, जब भी भारत देश में कोई भी महंगा बदलाव हमारे को लाना है, आप इसको लेमैन लैंग्वेज में, कॉलिक्यूल लैंग्वेज में आप इसको समझो, जब भी महंगा कोई बदलाव लाना है, जब भी कोई मोटा बदलाव लाना है फेडरल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी के लिए डिटेल में जब आर्टिकल 368 के बारे में बात करेंगे, हम बहुत रिसेंटली करेंगे, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए क्या है, आर्टिकल 368, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर में या फिर कोई महंगा बदलाव हमारे को लाना है, मोटा प्रोसेस हमें चेंज करना है, तो हमें जरूरत पड़ती है आर्टिकल 368 की। आर्टिकल 368 की, सिंपल नहीं है। सो ये क्या है, आर्टिकल 368 इज अ टाइप ऑफ अमेंडमेंट, इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल विच इज यूज्ड फॉर एन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे जो आप अभी ये स्पेशल मतलब मोटा जो आर्टिकल है, मोटे जो चेंजेस हैं, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। सारी चीजें जो हमारे भारत देश में पार्लियामेंट या किसी भी लेजिस्लेचर में तय होती है, तो वो क्या होती है, वो मेजोरिटी के थ्रू होती है। हाँ, मेजोरिटी के फॉर्म अलग अलग होते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी होती है कि आसानी से मिल जाए, तो जो रूलिंग पार्टी है वो सब कुछ पास कर ही लेगी, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती है, जब भी उनकी सरकार बनी है, ठीक है, तो वो आराम से पास कर देगी। कुछ होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भैया आसानी से नहीं मिलेगा आपको, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये आर्टिकल 368 होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो आर्टिकल 368, जब भी कोई महंगा चेंज करना है, जब भी कोई महंगा अमेंडमेंट लाना है या फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो हमें क्या होता है, आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, भले ही ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, नई स्टेट बना रहे हैं या पुरानी स्टेट को डिसॉल्व कर रहे हैं, वॉट एवर द रीजन इज या वॉट एवर द इफेक्ट इज, इसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर से पास किया जा सकता है, ऑर्डिनरी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको सिंपल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास किया जा सकता है। यहां पे जो ये स्पेशल वाली बात हो रही है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ये दिस कैन बी डन विद एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। आपको ये ध्यान रखना है, इसको ऑर्डिनरी तरीके से करना चाहिए। कारण मैं आपको पहले भी बता सकता हूं क्यों कारण है, क्या कारण है इसका ऑर्डिनरी करने से, क्योंकि डायनामिक देश बनाना था भैया, अटका हुआ देश नहीं बनाना था, स्टैटिक देश नहीं बनाना था कि आज जो बना दिया वो बन गया। अगर इस प्रोसेस को रिजिड कर देते, डिफिकल्ट कर देते, तो भैया हम क्या हो जाते, जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते, कोई बदलाव करने का स्कोप नहीं था। हमें डायनामिक बनाना था। शायद अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको स्टडी करके हमने ये डाला, क्योंकि हमने क्या करा, बहुत सारे जो एरियाज की स्टडी करी। तो जब तक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, एंड अमेरिका वॉज अ वेल डेवलप्ड नेशन बाय देन, 1947 जब हम आज़ाद हो रहे थे, तो अमेरिका की तरक्की अच्छी खासी हो चुकी थी। बट उसके कुछ फ्लॉज थे, तो वो फ्लॉ शायद हमने अडॉप्ट किए, वो हमने देखे और उसको हमने निगलेक्ट किया। नहीं यार, हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ सकती है। प्लस हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, वी हैव सो मेनी रिलीजन्स, वी हैव सो मेनी एथनिसिटीज, वी हैव सो मेनी काइंड ऑफ पीपल, कल्चर, टेबूज, ट्रेडिशंस, देन यू हैव लैंग्वेजेस, सब कुछ, पहनावा, सब कुछ, कल्चर, सब कुछ अलग अलग है। तो अगर इसको स्टैटिक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, लड़ मरेंगे लोग।
स्कोप देना पड़ेगा, सांस लेने का, कपड़े फैलने का आपको स्कोप देना पड़ेगा कि भैया कल को सांस लेनी है तो थोड़ा बहुत बदलाव करने की स्कोप देना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या करा गया, सिंप्लीफाई किया गया, इजी बनाया गया। इसको टिपिकल नहीं बनाया गया कि भैया आप स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इतने 50% ये चाहिए, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाया गया कि भैया आपको ऑर्डिनरी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, इसको कैरी ऑन कर सकते हो। महंगा अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल अमेंडमेंट है, आप इसको ऑर्डिनरीली कर सकते हो। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। लेकिन इसके अंदर बेरूबारी यूनियन, आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम भारत देश के नक्शे में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भारत देश की सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। अंदर के इंटरनल मैप, हमने पढ़ा था, इंटरनल मैप को रीड्रॉ कर सकते हैं हम। किसी एरिया को, टुकड़े को निकाल के किसी और देश को देना, फॉरेन कंट्री को अगर देना है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा चीज हो जाएगी, ठीक है ना, वो महंगी हो जाएगी, वो महंगी वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो फिर उसके लिए आर्टिकल 368 को करेंगे। अभी इस पे दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जब बेरूबारी यूनियन और ऐसे हम केसेस पढ़ेंगे तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहां पे इसका इस्तेमाल करना है और कहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अभी तक के लिए क्या है, सिंपल प्रोसेस, अमेंडमेंट का आप कैरी ऑन करो, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस लो, आप ये वाला जो आर्टिकल 1, 2 और 3 की जो पावर्स है, इनको आप एक्सरसाइज कर सकते हो और आप भारत देश के नक्शे में कोई भी बदलाव कर सकते हो, जो कि पावर्स आर्टिकल 2 और 3 में दी गई है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 4। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, वील कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, किस तरीके से हमने भारत देश में सारी स्टेट को, अभी तो क्या था, आर्टिकल ने बताया क्या क्या पावर थी, लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, या 1947 में आजाद होने के बाद, हमने कैसे एक एक स्टेट को हमारे भारत देश में जोड़ा है, कैसे एक एक राजे रजवाड़े से हमने रिक्वेस्ट करके, दादागिरी करके, कैसे हमने भारत का नक्शे में उसका हिस्सेदारी दी है, ये सब हम पढ़ेंगे इन पार्ट 2 ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी, जिसमें हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए अपन ने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो मेन टेक्स्ट है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने जिक्र कर लिया है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, वी हैव कवर्ड दैट टॉपिक। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। अगर फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन दी कमेंट सेक्शन, या फिर आप डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, आप वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दी क्वेरीज। अच्छा, दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कोर्स लेना है, जैसे एसएससी का कोर्स लॉन्च्ड है हमारी ऐप पे, परचम की जो ऐप है, वी हैव द कोर्स अवेलेबल फॉर एसएससी एज अ होल। पूरे जीए का कोर्स भी है, जहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव, जो भी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक कंसोलिडेटेड कोर्स लेना है विद पीडीएफ्स, विद एवरीथिंग, एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा चीजें जो भी है वो सब लेना है। प्लस टाइमिंग इज एन इशू फॉर यू, क्योंकि यूट्यूब पे वील बी पुटिंग स्लोली, लेक्चर्स जो होंगे वो धीरे धीरे डाले जाएंगे। हालांकि वील ट्राई टू कवर ऑल दी टॉपिक्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जो फ्री में दे सकते हैं हम वो देंगे। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, हमारा टाइम बैरियर है, हम सारे वीडियो एक साथ नहीं डाल सकते। तो आपको अगर मनी इज नॉट अ बैरियर फॉर यू पीपल, आप लोग के लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंस इतनी खास नहीं रखता है, क्योंकि इट इज चीप, बहुत ज्यादा कोई महंगे कोर्सेज नहीं है। अगर इट इज ओके फॉर यू पीपल तो आप जाके कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सारे चीजें एक साथ मिल जाएंगी, कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगी, सपोर्टिंग सारी चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। देन इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, आपको टाइम का बेनिफिट मिल जाएगा, एक साथ आपके साथ लेक्चर सारे पुट हो जाएंगे। तो आपको जब भी देखने, यू कैन गो थ्रू इट। वहीं पे यूट्यूब पे क्या है, इट विल टेक टाइम, द प्रोसेस विल गो ऑन एज एप्लीकेबल, जैसा एज अ परमिसेबल जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है उसके थ्रू ही हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मनी इज नॉट अ बैरियर तो आप लोग कोर्स खरीद सकते हैं फ्रॉम आवर ऐप, जहां पे आपको एसएससी का इंडिविजुअल कोर्स फॉर द सब्जेक्ट होल कोर्स भी मिल जाएगा, जीएस सेक्शन का। और दूसरा अगर आपका है तो आप इंडिविजुअली किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स भी ले सकते हैं, एंड यू कैन अप्लाई द कूपन DIL15 आप लगाएं, दिल 15 लगाएं तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दी ओरिजिनल डिस्काउंट दैट आर अवेलेबल ऑन दी ऐप। जो ऐप पे डिस्काउंट है उसके अलावा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट टर्न्स अराउंड टू बी वेरी चीप। उसके बाद आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर आपको लगता है तो यू कैन बाय इट, और नहीं लगता तो यू कैन गो विद यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, दी होल चैप्टर इफ यू हैव लाइक्ड इट, दी वे ऑफ टीचिंग यू हैव लाइक्ड इट, यू कैन लाइक दी वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकें, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।